In this video, I'm going to take some examples on geometrical optics. This is my first example. क्वेश्चन में क्या है, दो मिरर्स है, एक मिरर ये है और एक ये है. There are two mirrors, दोनों की लेंथ L है और उनके बीच का सेपरेशन भी L है, और एक यहाँ पर मैन है O पॉइंट पर और वो भी L डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है इस लाइन, मिरर वाली लाइन के से. A man M is walking in a straight line at a distance 2L parallel to the mirrors at speed u. तो इस लाइन पे एक मैन वॉक कर रहा है और उसकी इमेज इन दोनों मिरर्स में बनेगी. तो क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम तक वो ये वाला मैन जो ओ पॉइंट पे है वो इस मैन की इमेज कितने टाइम तक इस मिरर में देखेगा. तो देखो इसमें मैंने क्या किया, ये सिचुएशन है, ये मैन है, ये वो दो मिरर हैं. तो अच्छा, जो मैन इस पे चल रहा है ना, इस लाइन पे उसकी इमेज मिरर्स के पीछे बनेगी और ये दोनों मिरर्स उनकी एक ही प्लेन में है. तो और ये कितनी दूरी पे है, देखो 12 दूरी पे है. तो इन मिरर से 12 दूरी दूसरी तरफ, उनके पीछे 12 दूरी पीछे इस लाइन पे इमेज बनेगी इस चलते हुए मैन की. अब जब ये चलते हुए मैन की इमेज इस रीजन में होगी, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो इस मैन को इमेज दिखेगी. क्योंकि इमेज दिखने का सिंपल सा रूल है कि ऑब्जर्वर को इमेज कब दिखती है, जब ऑब्जर्वर और इमेज के जोड़ने वाली लाइन पर मिरर आ जाए. तो यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कहीं भी इमेज होगी तो उसको अगर इस ऑब्जर्वर से जोड़ोगे तो बीच में ये वाला मिरर आएगा. इसका मतलब ये डिस्टेंस है वो, जो कि इतने डिस्टेंस तक की वो इमेज देखेगा. और ऐसे दूसरे नीचे वाले मिरर से नीचे देखेगा. पहले ऊपर वाले मिरर से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये पोजीशन, ये कितनी दूरी है ये वाली. तो इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे OMN को ये बनाया है, OMN. अच्छा, ये डिस्टेंस L है और ये 2L पीछे इमेज बन रही है, तो कुल दूरी 3L हो गई. ये टोटल डिस्टेंस 3L है. ये मिरर लेंथ है L, जो यहाँ मैंने लिखा है L. ये डिस्टेंस गिवन है L, इसलिए ये भी L होगी. अब सिमिलर ट्रायंगल से देखो तो जो रेशियो MN और L का होगा, कौन सा सिमिलर ट्रायंगल से लेना है, ये वाला जो मैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है. तो जो रेशियो MN और L का होगा वही रेशियो OM और OP का होगा, OM और OP का होगा. और वही रेशियो फिर नीचे वाले दो ट्रायंगल्स ले लो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल. तो जो रेशियो OM और OP का है वही रेशियो OR और OS का होगा, OR और OS का होगा. और OR और OS की दूरियां क्या क्या है, 3L और L. तो इससे हम निकाल सकते हैं MN कितना आएगा. तो MN आ रहा है 3L. तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3L है. तो 3L डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगेगा, जो U स्पीड चल रहा है ये मैन, तो उसकी इमेज भी U स्पीड चलेगी, तो उसको टाइम लगेगा 3L/U. और ऐसे नीचे वाले मिरर से भी 3L/U टाइम लगेगा. तो टोटल टाइम जो उसको इमेज दिखाई देगी वो 6L/U टाइम तक दिखाई देगी. ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है. इस पे क्या है, देखो XY प्लेन है. तो ये मैंने जो प्लेन लाया है ये XY प्लेन है. इसके ऊपर Z पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर Z जब पॉजिटिव है तो उस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और इसके नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है. और एक लाइट, रे ऑफ लाइट, उसके अलॉन्ग वेक्टर गिवन है 8√3 I कैप, 8 + 8√3 J कैप -10 K कैप. ये इंसिडेंट हो रही है और हमें निकालना है कि इफ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन मीडियम 2 इज गिवन एज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A into B. ओके, तो ये क्वेश्चन भले देखने में बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है वही प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. ये उन्होंने फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट एक ही प्लेन में रहते हैं. तो ये उस पर बेस्ड है. अब देखो 6√3 I कैप + 8√3 J कैप, कुछ ऐसा वेक्टर हुआ. तो उसमें ये 6√3 x डायरेक्शन में हो गया, 8√3 J डायरेक्शन में हो गया, y डायरेक्शन में, और उनके रिजल्टेंट ये आ गया 6√3 I कैप + 8√3 J कैप.
और यही वाला वेक्टर स्लाइड कर दोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो दिस इज 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप, ये वाला वेक्टर भी वही है। और -10 k कैप और है, तो अगर इस वेक्टर में -10 k कैप और जोड़ा जाए, -10 k कैप ये हो गया, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ो तो ये वाला वेक्टर बना। ये वाला वेक्टर यानी जो इंसिडेंट लाइट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है ऐसे। अच्छा, जिस प्लेन में ये इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल है, ये वाला प्लेन जो मैंने शेड किया है, उसी प्लेन को आगे बढ़ा दो तो इस प्लेन में फिर ये और ये दोनों शेडेड प्लेन हैं एक ही प्लेन के हिस्से, तो इस प्लेन में आएगी रिफ्रैक्टेड लाइट। तो इस बात का हमें यूज़ करना है फिर। अब रिफ्रैक्टेड लाइट का जो दिया हुआ है ना, ये 1/a/5 आई कैप प्लस b/5 जे कैप, तो आई कैप और जे कैप वाले वेक्टर्स तो ऐसे हो गए XY प्लेन वाले, और जो -5/√2 k कैप और बाहर 1/5 है, तो एक तरीके से -1/√2 k कैप, तो इस वेक्टर में -1/√2 k कैप और ऐड होगा ये वाला। तो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन से बन रहा है हमारा टोटल रिफ्रैक्शन वाला वेक्टर। तो ये पूरा जो वेक्टर दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में है। तो हमें ये इस बात का यूज़ करना है कि ये प्लेन और ये प्लेन सेम है। तो कैसे वो यूज़ होगा देखो, तो अगर ये प्लेन सेम होंगे तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। तो इस बात का हमें यूज़ करना है मेनली। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे है कि हमें ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, और उसके अलावा चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस 1 भी होना चाहिए। तो इसका मॉडुलस अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, इसका मॉड निकालोगे तो ये आएगा, इसको 1 रख दो और इसको सॉल्व करो तो A और B में कंडीशन आ जाएगी। ओके, एक कंडीशन इस बात का भी यूज़ करो कि ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल होंगे तो जो रेशियो यहाँ पर J कोफिशिएंट और I कोफिशिएंट के बीच में है, तो वही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए J और I के कोफिशिएंट्स के बीच का। तो इट मीन्स तो यहाँ पर जो रेशियो है A और B, 5 कैंसिल हो जाएगा, A और B, तो वही रेशियो यहाँ आना चाहिए 6 और 8। तो ये पैरेलल होने की कंडीशन हो गई कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई, एक तो ये यूनिट वेक्टर की और ये पैरेलल होने की, दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की। पर इसके बाद तो A और B सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करते जाओ तो ये देखो मैं सॉल्व करता आ रहा हूँ, सिंपल है सब कुछ। तो A² की वैल्यू इतनी आ गई। अब A इंटू B निकालना है, तो B की वैल्यू मैंने इस वाली इक्वेशन से B की वैल्यू इसमें रख दी है, तो इट इज़ 4/3 A², और A² की वैल्यू 9/2 आ रही है, एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट 6। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ इस बात पर कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो सिर्फ इतना यूज़ हुआ कि इंसिडेंट रे का अगर कॉम्पोनेंट्स करें तो एक तो Z डायरेक्शन में हो जाएगा, एक XY प्लेन में होगा। ऐसे रिफ्रैक्टेड रे कॉम्पोनेंट्स करें तो एक Z डायरेक्शन में, -Z डायरेक्शन में, और एक XY प्लेन में। ये सेम प्लेन है, इसलिए ये वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। तो इतना सिंपल अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको अदरवाइज भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से भी, लेकिन फिर वो लेंदी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन की जो जान है वो यही है कि सेम प्लेन में होना चाहिए, बस इस बात का यूज़ करो। ओके, इस क्वेश्चन में एक ये फिगर है, इसमें ऊपर एक पॉइंट O है, यहाँ पर ये मिरर है, और मिरर एक लिक्विड में यानी पानी में डूबा हुआ है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, और ये मिरर ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर चलने की स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अब हमें निकालना है कि इमेज की स्पीड क्या होगी, और कौन सी इमेज देखनी है, जो दो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन से बने। तो जैसे लाइट O से चलेगी तो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, और फिर वापस आएगी तो सरफेस से फिर रिफ्रैक्ट होगी। तो दो रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है उसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लाइट इस सरफेस S से टकराएगी, तो सरफेस का फॉर्मूला लगा रहा है। तो सरफेस का फॉर्मूला सिंपल है, D'=D/n रिलेटिव। तो D'(x' हो गया, D की जगह x आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, n रिलेटिव लाइट जा रही है 1 से 4/3 में, तो 1/4/3, तो ये 1/4/3 ऊपर आ गया। अब लाइट इसके बाद मिरर पे टकराएगी, और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, y प्लस x', ये x', और जिसकी वैल्यू 4/3x है। तो ये मिरर से ऑब्जेक्ट एक तरीके से इतनी दूरी पे हो गया। तो मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है, तो मिरर इतनी ही दूर नीचे इमेज बना देगा।
अगर इतने तक का रे डायग्राम देखो तो सबसे पहले इस सरफेस से एक्स डैश पे इमेज बनी यहाँ पर, और फिर ये रेज आगे जाके मिरर पे टकराई। तो मिरर पे जो रेज टकरा रही हैं तो मिरर को लग रहा है ये रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। तो मिरर को कितनी दूरी से रेज आती हुई लग रही है, तो वाई प्लस एक्स डैश उतनी ही दूरी दूसरी तरफ इमेज बनेगी। तो ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो इमेज बनाएंगी वो पीछे मिरर के पीछे वो इतनी ही दूरी पे बनाएंगी, वाई प्लस एक्स डैश दूरी पे। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज हैं ये दोबारा इस सरफेस पे टकराएंगी। तो इस सरफेस से फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डी डैश इज इक्वल टू डी ओवर एनालिटिव, और अब इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, वाई प्लस एक्स डैश, और अब लाइट जा रही है 4/3 से 1 में, तो एनालिटिव हो गया 4/3/1। तो डी डैश की वैल्यू इतनी आ रही है। और अब हमें देखना है कि इमेज किस स्पीड से चल रही है, यानी ये जो डी डैश बन गया इस सरफेस से जो दूरी बनी है, अगर वो दूरी चेंज होने लगे तो जो डी डैश दूरी आई है तो ये किस रेट से अगर चेंज हो रही है ये निकाल ले, तो बस वही इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब देखो एक्स तो कांस्टेंट है, एक्स तो चेंज हो नहीं रहा है, मिरर के चलने से वाई चेंज हो रहा है, और वाई क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे मिरर ऊपर चलेगा ना तो वाई घटेगा, इसलिए डी वाई बाई डी टी निगेटिव है, और निगेटिव 4 है क्योंकि 4 की स्पीड से मिरर चल रहा है। तो ये -6 आ गया। अब माइनस क्या इंडिकेट करेगा, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो भी चीज़ डिफ्रेंशिएट की जा रही है वो घट रही है, यानी डी डैश घट रहा है। और डी डैश क्या है, इस सरफेस से इमेज तक की दूरी है डी डैश। अच्छा, इस सरफेस के ऑब्जेक्ट किधर था, नीचे था ना, तो वो नीचे जो ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी नीचे बनेगी। जैसे फ्लैट सरफेस का सीधा सीधा ये हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज होती है। तो नीचे अगर ऑब्जेक्ट है तो नीचे इमेज बनेगी, और वो नीचे इमेज डी डैश दूरी बनेगी इस सरफेस से, और वो डी डैश घट रहा है। तो डी डैश घटने का मतलब क्या है, इमेज फिर ऊपर जा रही है, तभी तो डी डैश घटेगा। तो ये माइनस साइन फिर अपवर्ड जाने को इंडिकेट करेगा। तो इसका आंसर आ गया कि जो इमेज है वो ऊपर की तरफ जाएगी और 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से जाएगी। इस क्वेश्चन में एक ग्लास, आधा ग्लास स्फीयर है, एक ऑब्जेक्ट है ऊपर डी डिस्टेंस पर, और फाइनल इमेज निकालनी है, नीचे एक मिरर भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, लाइट, अगर लाइट को ट्रेस करो तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस जाएगी, और वापस जाएगी तो फिर से इस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, और फिर फाइनली फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर फाइनल इमेज बनाएगी। तो जैसे जैसे लाइट मूव करती जा रही है वैसे वैसे फॉर्मूला अप्लाई करते जाएं। और क्वेश्चन ये है कि डी निकालना है जिससे कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। अब इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, भाई जैसे दिया है वैसे कर लो, या फिर इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब, मान लो कि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, यानी लाइट के रास्ते को उलट दो, तो फिर लाइट का रास्ता अगर उलट देंगे तो लाइट को फाइनली फिर इस ओ पे पहुंच जाना चाहिए। कि अगर ओ से चल के इन्फिनिटी पे जा रही है तो इन्फिनिटी से चल के वापस ओ पे आ जाना चाहिए। तो मैं इसको उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ, और वजह यह है कि देखो सीधा सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, ये डी अननोन है, तो ये अननोन फिर हर कैलकुलेशन में जाएगा और फिर ये कैलकुलेशन को लेंदी करेगा। जबकि उल्टा सॉल्व करेंगे तो अननोन लास्ट में आएगा, बिल्कुल लास्ट में ये डी आएगा, और फिर वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो इसमें मैं लाइट को उल्टी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, यानी एक तरीके से ऑब्जेक्ट इमेज उलट दिया, ऐसा समझ सकते हो। तो अब लाइट इन्फिनिटी से आ रही है और फाइनली इमेज इस ओ पॉइंट पे बनेगी। तो ये इन्फिनिटी से लाइट आई, S1 तक सरफेस से टकराएगी। S1 से तो कुछ होगा ही नहीं, S1 पे तो नॉर्मली टकरा रही है, तो S1 से तो सीधे पास हो जाएगी, तो उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सीधे S2 सरफेस पे फॉर्मूला अप्लाई करो। तो लाइट जा रही है 4/3 से 1 में, और U इन्फिनिटी हो गया, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -4 है इस S2 का, क्योंकि तो लाइट नीचे जा रही है ना, तो इस पोल से मेजरमेंट होना है, नीचे की तरफ प्लस हो गया, तो सेंटर इसका ऑपोजिट साइड में, इसलिए फिर माइनस ना, आर की वैल्यू माइनस में आ रही है। इसे V सॉल्व कर लेते हैं। V आ गया 12, यानी कर्व सरफेस +12 साइड में इमेज बनाएगी, पॉजिटिव साइड में, यानी पॉजिटिव साइड किधर है, नीचे की तरफ है। तो इस कर्व सरफेस की जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ 12 की दूरी पे बनेगी, ऐसे। ये कर्व सरफेस की इमेज है, और फिर इसके बाद लाइट क्या हो रही है, मिरर पे टकरा रही है। तो मिरर के लिए यही इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी फिर, और मिरर क्या करेगा, इन राइट रेस को वापस मोड़ देगा।
तो कर्व सरफेस से निकलने के बाद लाइट रेज ऐसे मिरर पे टकराएं, और अगर मिरर नहीं होता तो ये आगे 12 पे पहुंचती, 12 की दूरी पे। अब मिरर क्या करेगा, इस लाइट रेज को वापस टर्न कर देगा और यही 12 फिर उल्टा हो जाएगा। तो अब मिरर ने इमेज बना दी ऊपर की तरफ, मिरर से ऊपर 12, और अब लाइट ऊपर जा रही है। अब ऊपर जा रही है फिर से कर्व सरफेस, लेकिन लाइट चूंकि ऊपर जा रही है तो पोल से मेजरमेंट होना है, लेकिन ऊपर की तरफ अब प्लस हो गया। तो S2 अगेन, इसका फॉर्मूला देखो, अब लाइट जा रही है 1 से 4/3 में, एयर से ग्लास में जा रही है। तो अच्छा, U अब +12 है, चेक करो, क्योंकि अब लाइट ऊपर जा रही है तो ऊपर प्लस है, और R भी अब पॉजिटिव हो गया क्योंकि सेंटर भी ऊपरी की तरफ है। तो इससे V आ रहा है 8। तो कर्व सरफेस 8 की दूरी पर इमेज बनाएगा, और पॉजिटिव साइड यानी ऊपर की तरफ फिर से S1 पे टकराएगी, S1 अगेन, और कर्व सरफेस ने पोल से 8 की दूरी पे इमेज बनाई है, जो कि इस फ्लैट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, और कितनी दूर ऑब्जेक्ट है, 4 की दूरी पे ऑब्जेक्ट है। ये टोटल 8 है, इसका रेडियस 4 है, तो ये 4 बचेगा ऊपर। तो फ्लैट सरफेस फॉर्मूला तो ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन, और लाइट जा रही है 4/3 से 1 में, तो 4/3 अपॉन 1। So this d dash is 3 सेंटीमीटर और 30 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है, ये पानी की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, पानी में एक लेंस डूबा हुआ है, ये कुछ डिस्टेंसेस गिवन है, और लेंस की फोकल लेंथ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन ये एयर में दी हुई है, और हमें फाइनल इमेज निकालनी है। और ये दिया हुआ है कि जो बीकर की बॉटम सरफेस है वो बहुत ही पतली ग्लास की प्लेट है, और हमें फाइनल इमेज निकालनी है। तो अगर इमेज के लिए रेज को ट्रेस करो, तो रेज O से चल के सबसे पहले इस फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी, फिर लेंस से गुजरेंगी, तो लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी, फिर इस लेंस से गुजरने के बाद इस नीचे वाले पतले से ग्लास प्लेट से क्रॉस होंगी, और फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो जैसे जैसे लाइट मूव करती जा रही है वैसे वैसे अप्लाई करो फॉर्मूले को। तो सबसे पहले फ्लैट सरफेस के लिए, तो फ्लैट सरफेस का फॉर्मूला ये d डैश इज इक्वल टू d ओवर n रिलेटिव। तो फ्लैट सरफेस के कितने ऊपर ऑब्जेक्ट है, 12, तो d तो हो गया 12, और फ्लैट सरफेस क्रॉस करते वक्त लाइट 1 से 4/3 में जा रही है, तो n रिलेटिव हो गया 1 अपॉन 4/3, तो ये 4/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 16 आ रहा है। तो इस फ्लैट सरफेस ने इमेज बनाई 16 ऊपर की तरफ, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनती है, तो 16 ऊपर इमेज बनी फ्लैट सरफेस की। ओके, अब जो हमें लेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वो एयर में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इससे 1/r1 माइनस 1/r2 निकाल लेते हैं, तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू 1/5 आ रही है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो अब लाइट फ्लैट सरफेस से क्रॉस होने के बाद लेंस पे टकरा रही है, और लेंस चूँकि पानी भी डूबा हुआ है, और तो लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम है, वाटर है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो लेंस के लिए। तो लेंस का फॉर्मूला ये हो गया, चेक करो, देखो 1/v माइनस 1/u। अब देखो लाइट नीचे जा रही है, तो मेजरमेंट अब चूँकि लेंस का फॉर्मूला आ रहा है तो लेंस के पोल से हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से हो रहा है। अब लाइट चूँकि नीचे जा रही है तो नीचे की तरफ प्लस हो गया, ऊपर माइनस हो गया, और 44 और 16 ऊपर, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 60 हो गई। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 60 की दूरी पे ऊपर की तरफ है, यानी -60 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या u। और ये चूँकि लेंस लिक्विड में डूबा है, पानी में डूबा हुआ है, तो यहाँ n लेंस अपॉन n सराउंडिंग -1, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू है। इससे v सॉल्व कर लेते हैं, तो v इज कमिंग आउट 120। तो लेंस 120 डिस्टेंस पर इमेज बना रहा है पॉजिटिव साइड में। तो लेंस से लाइट जो पास हो रही है वो 120 दूरी पर इमेज बना रही है। अब इसके बाद ये मेन चीज़ है, देखो मैंने थोड़ी देर के लिए इस ग्लास प्लेट को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो ग्लास प्लेट को अगर छोड़ दें तो अब वाटर से एयर में लाइट जाएगी फिर सीधे, तो वाटर से एयर में अगर जाएगी और फ्लैट सरफेस है तो फॉर्मूला आएगा d डैश इज इक्वल टू d ओवर n रिलेटिव, और इस फ्लैट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट
वही हो जाएगा जो लेंस की इमेज है, यानी 120 की दूरी पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लाइट जा रही है 4/3 से 1 में, तो 4/3/1, तो ये 90 सेंटीमीटर आया। और अब समझाते हैं कि ग्लास प्लेट क्यों छोड़ दिया। तो सिचुएशन ये है, देखो ऊपर पानी था, नीचे ग्लास प्लेट उससे जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। लेकिन हम लोगों ने कुछ 1 या 2 वीडियोस पहले समझा था कि जब भी चीज़ें कांटेक्ट में हो तो हम उनको मेंटली सेपरेट कर सकते हैं और उसके बाद जो मर्जी वो मीडियम बीच में फिल कर सकते हैं। तो वैसे तो पानी और ग्लास प्लेट कांटेक्ट में है, लेकिन उनको मेंटली सेपरेट करके बीच में एयर अज्यूम कर लो। तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया ऊपर पानी और फिर अब ये ग्लास स्लैब बन गया। और ग्लास स्लैब कैसा, ग्लास स्लैब, अब ग्लास स्लैब कैसा है, एयर, दोनों तरफ एयर है। तो ऐसा ग्लास स्लैब क्या करेगा, एक शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा और शिफ्ट टी के प्रोपोर्शनल होता है। और टी क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुत ही पतला है, तो टी नेग्लिजिबल है, तो वो शिफ्ट भी नेग्लिजिबल हो गया। इसलिए इस ग्लास प्लेट को हमने ऑल टुगेदर छोड़ दिया और सीधे ले लिया कि पानी से एयर में जाने पर कहाँ इमेज बनती है। तो ग्लास स्लैब छोड़ने की वजह है कि वो बहुत पतला है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, देखो इसमें एक लेंस है, ये लेंस, इसके सामने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लिखा है। अब हालांकि ये फिगर में थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट दिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट। और लेंस के बाद एक मिरर रखा हुआ है, लेकिन मिरर की एक्सिस और लेंस की एक्सिस आपस में एक दूसरे से इंक्लाइंड है और ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री का है और हमें फाइनल इमेज निकालनी है। और देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वैसे अगर कन्वेंशनली किया जाए तो क्या होगा, पहले लेंस इमेज बनाएगा और फिर वो इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा और फिर ऑब्जेक्ट फिर मिरर इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट के। तब तो इसको हम 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार लेंस के लिए एक बार मिरर के लिए। होने को तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंदी होगा, ये आसान जल्दी नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एक्सिस टिल्टेड है। तो और है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक बार समझ में आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगना चाहिए या 1 मिनट लगना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये आईआईटी वालों ने इतना अच्छा क्वेश्चन बना दिया, इसकी उम्मीद भी नहीं थी। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए और वो ये है, देखो मैं इस डायग्राम से समझा रहा हूँ। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ बन रही है। और कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ इमेज बन रही है, 2 रेज से डिसाइड हो जाएगा। एक रे ये ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली लाइट सीधे गई और ये कटिंग पॉइंट पे इमेज बनी। तो 2 रेज से हम इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही रे बनाएं, जैसे मैं इसमें से एक रे हटा देता हूँ, एक रे मैंने हटा दिया, अब अगर एक रे बनाएं तो क्या कह सकते हैं, एक रे बनाने पर हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो इस रे पर कहीं ना कहीं बनेगी, या तो इधर बनेगी या इसी को एक्सटेंड कर दो पीछे बनेगी, इसी लाइन पे ही कहीं बनेगी। और कहाँ बनेगी, जहाँ कोई दूसरी रे आके कट करेगी। तो सिंगल रे से हमें इमेज का कुछ आइडिया तो मिल ही जाता है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो एक ही रे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इतना तो श्योर कह ही देंगे कि इमेज उसी रे पे कहीं ना कहीं बनेगी, उसी रे पर या उसके एक्सटेंशन पे कहीं ना कहीं ज़रूर बनेगी। अब मैंने एक रे लिया इस ऑब्जेक्ट से एक रे दिखा रहा हूँ। ये लेंस से गया तो लेंस के तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, सीधे जाएगा, मिरर पर टकराया और मिरर पे जहाँ टकराया वो ये नॉर्मल लाइन है, 30 डिग्री पे टकराया तो लाइट 30 डिग्री पे दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। तो फाइनल इमेज को इसी रे पे कहीं बनना है, इसी लाइन पे ही कहीं बनना है, या तो इस पे या इसको एक्सटेंड कर दो पीछे, इसी लाइन पे ही कहीं बनना है। अब मान लिया कि इस लाइन पे वो x, y पे बन रहा है, तो x डिस्टेंस क्या हो गई, देखो x, अब ओरिजिन यहाँ दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस x हो गया और ये डिस्टेंस y हो गया। तो इधर कितना बचा, इधर बचा 50 माइनस x इस तरफ। तो tan ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री जो जाएगा y अपॉन 50 माइनस x। अब जो भी ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बस वही इमेज बन सकती है। और इन सभी ऑप्शंस में चेक करोगे तो ये वो ऑप्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो बस यही ऑप्शन पॉसिबल है फिर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको वैसे सॉल्व करेंगे पूरा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व करने में यही अंतर है
हमें ऑब्जेक्टिव से तो बस ऑप्शंस चेक करके भी हम निकाल सकते हैं ना कि कौन सा आंसर पॉसिबल है। तो यही एक पॉसिबल है क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन इस लाइन पे है ही नहीं। ओके